guys, welcome back to Loggery. Today we are going to discuss legal current affairs from 1st July 2021 till 7th July 2021 in these videos. In these lectures मैं क्या करती हूँ, मैं important सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, कुछ हाई कोर्ट की जजमेंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, हम वो डिस्कस करते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स, सेक्शंस हम डिस्कस करते हैं, राइट. फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लॉ को रिलेटेड, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं. उसके बारे में मैं आपको और डिटेल देने की कोशिश करती हूँ इन वीडियोस के अंदर, राइट. तो आज की जो हमारी मेजर डिस्कशन रहेगी, मैं इस न्यूज़ के अलावा और भी डिस्कस करूंगी, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसके अंदर कहा गया है कि कॉम्पनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, जो डिसीज्ड हैं, जो लोग कोविड-19 की वजह से मर गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन देनी मैंडेटरी है. गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा उनको. कैन गेटिंग वैक्सीनेटेड भी मैंडेटरी. दो जजमेंट आई हैं इससे रिलेटेड, एक मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है और एक है मेघालय हाई कोर्ट की जजमेंट. दोनों ही जजमेंट हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट. हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 66 AIT एक्ट के बारे में, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो ये सेक्शन जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब डिलीट कर दिया गया है. आप इसके अंदर किसी को भी सज़ा नहीं दे सकते हो, फिर भी इस सेक्शन के अंदर FIRs हो रही हैं. वो कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और गवर्नमेंट ने क्या कहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप एक एडवोकेट हो, अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि क्लैट, LLB, LLM, DU, PU, महाराष्ट्र, CET, AILET, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए. जुडिशरी, UGC नेट, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. अगर एडवोकेट लॉ स्टूडेंट हो तो आप अपडेटेड रहोगे अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखोगे. एंड मैं प्रोवाइड करती हूँ फ्री डाउनलोडेबल PDFs जिसके थ्रू आप जजमेंट्स डाउनलोड कर पढ़ सकते हो. Right. Yeah, guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Compensation to the families of the deceased who died because of COVID-19 Supreme Court judgment. अब मैं आपको इस केस की बैकग्राउंड समझा देती हूँ. सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिन लोगों की डेथ कोविड-19 की वजह से हुई है उनकी फैमिलीज को आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने. अब इस केस की मैं बैकग्राउंड समझा देती हूँ. नो डाउट ये केस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसमें क्या हुआ था, पिटिशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, किसी ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ₹4 लाख कॉम्पनसेशन देनी चाहिए फैमिलीज को जिनके मेंबर्स की डेथ हुई है ड्यू टू कोविड-19. अब 4 लाख कॉम्पनसेशन क्यों देनी चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट का एक अप्रैल 2015 का ऑर्डर है जिसके अंदर कहा गया है कि जब आप किसी भी चीज़ को डिजास्टर डिक्लेयर करोगे अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उस डिजास्टर की वजह से लोगों की जब डेथ होगी तो गवर्नमेंट उन लोगों की फैमिलीज को 4 लाख कॉम्पनसेशन देगी, ठीक है ना. अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 4 लाख कॉम्पनसेशन देना कोई कंपलसरी नहीं, बट यस आपको गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ेगा. रीजन हम पढ़ेंगे जजमेंट में जो दिए हुए हैं, ठीक है ना. तो ये बैकग्राउंड ऑफ द केस है और ये समरी भी है थोड़ी सी, बट डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट. सुप्रीम कोर्ट pulled up the National Disaster Management Authority NDMA, which the Prime Minister is the ex officio chairman, ठीक है ना. प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन है, ठीक है. एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कोई भी, ठीक है, द पर्सन वुड बी ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. फीलिंग इन इट्स ड्यूटी टू रेकमेंड एक्स ग्रेशिया टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, NDMA को कहा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे, उनको कहा कि वी हैव फेल्ड टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन. एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है इट इज़ अ फेवर. देखो हम किसी को कॉम्पनसेशन कब प्रोवाइड करते हैं, आप गाड़ी चला रहे थे, पीछे से आके किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, राइट, तो आप उनसे कॉम्पनसेशन मांगोगे क्योंकि आपको डैमेज हुआ, राइट. यहाँ पे भी डैमेज हुआ बट गलती किसकी थी, सिचुएशन ऐसी थी, एक्ट ऑफ गॉड कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है ना. उसके अंदर no it is the government is not paying compensation because उनकी मिस्टेक थी या कुछ, but they are, it is a kind of a favor, right.
तो उसको मिटिगेट करने के लिए, जो लॉस हुआ है उसको मिटिगेट करने के लिए, किसी की डेथ हो गई है, आप उस पर्सन को वापस नहीं लेकर आ सकते और वो डिजास्टर की वजह से डेथ हुई है, तो उस लॉस को मिटिगेट करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है इट्स काइंड ऑफ अ फेवर। एक्स ग्रेशिया इज एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन कह रहे हैं इस चीज को, राइट। द गाइडलाइंस हाउएवर वुड नॉट स्टॉप इंडिविजुअल स्टेट्स फ्रॉम सेपरेटली प्रोवाइडिंग एक्स ग्रेशिया टू द फैमिलीज फ्रॉम देयर ओन फंड्स। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपना मतलब कॉम्पनसेशन दे सकती है। Now the court refused the plea of PIL। ये वही है कि 4 लाख कॉम्पनसेशन कहा गया था, बट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट देखेगी कि उनके पास कितने फंड्स हैं, कितनी कॉम्पनसेशन वो दे सकते हैं, बट कॉम्पनसेशन जरूर देंगे। कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट क्यों दे रही है, लॉ कहाँ पर है इस चीज का, ये आपको याद रखना है। सेक्शन 12 सबसेक्शन रोमन 3 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये कहता है कि एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एज ऑल्सो असिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज टू हाउसेज फॉर रिस्टोरेशन ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है ना, अर्थक्वेक आ गया तो हाउसेस को डैमेज हुआ, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट उसमें भी हेल्प करेगी। बट यहाँ पे कोविड-19 जो हमारा डिजास्टर है वो क्या, लॉस ऑफ लाइफ। तो अगर लॉस ऑफ लाइफ है तो एक्स ग्रेशिया कॉम्पनसेशन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ है, इतना रिलीफ तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर कोई भी डिजास्टर होता है। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ है ये, ओके आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो क्या कह रहे हैं, इन सेक्शन 12 ऑफ DMA 2005 द वर्ड शैल इज यूज्ड ट्वाइस। द इंटेंट ऑफ लेजिस्लेचर बाय यूजिंग द वर्ड शैल ट्वाइस इज वेरी क्लियर एंड द सेम कैन बी इन ट्यून विद द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ DMA, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। DMA is Disaster Management Act and the functions and powers of the national authority. One of the objectives and purpose is to mitigation. अब देखो क्या आर्ग्यूमेंट क्या हो रहे थे वहां पे, गवर्नमेंट के कहा कि जो सेक्शन 12 के अंदर शैल वर्ड यूज किया गया है। देखो लॉ के अंदर जो ये शैल और मे वर्ड है ना, शैल का मतलब है कि इट इज मैंडेटरी। अगर किसी सेक्शन के अंदर शैल वर्ड यूज कर दिया गया है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका मतलब है कि ये तो करना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पे शैल वर्ड यूज हो गया। और मे का मतलब होता है डिस्क्रीशन, मतलब कर दो ना करो, मतलब डिस्क्रीशन, ठीक है। तो हमारी सरकार ने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे, कि जो सेक्शन 12 के अंदर मे यूज किया गया है ना उसको आपको, सॉरी सेक्शन 12 के अंदर जो वर्ड शैल यूज किया गया है उसको आपको एज मे पढ़ना चाहिए, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कॉम्पनसेशन दे सकती है, ना चाहे तो नहीं देगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो वर्ड शैल है वो सेक्शन 12 के अंदर 2 बार यूज किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या है कि देखो कुछ भी लॉस हुआ है उसको कम करने की कोशिश करी जाए। जिसकी डेथ हो गई है, जिस फैमिली में किसी की डेथ हुई है, उनका लॉस कम नहीं कर सकते, वो पर्सन वापस नहीं लेकर आ सकते, बट उनको मॉनेटरी असिस्टेंस, पैसों से उनकी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प उनकी कर सकते हैं, जो लॉस है वो थोड़ा सा उनका कम हो सकता है, जो फाइनेंशियल लॉसेस उन्हें हुए होंगे, राइट। एज पर और क्या कहा है कि ये जो है मिटिगेशन कहाँ पे मेंशन किया गया है, ये सेक्शन 6 के अंदर मेंशन किया गया है, सब सेक्शन 2G ऑफ सेक्शन 6, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर, नेशनल अथॉरिटी शैल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेइंग डाउन द पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रेकमेंड प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन, ठीक है ना। तो प्रोविजन ऑफ फंड्स सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर तो हमने देखा DMA के अंदर लिखा ही हुआ है कि एक्स ग्रेशिया आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करनी है, प्लस सेक्शन 6 भी यही कहता है प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन। तो फिर मतलब गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है, जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। DMA डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हैज बीन इनैक्टेड फॉर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर्स, ठीक है। क्यों लेकर आए हैं, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए डिजास्टर,
प्लस किसके लिए, मिटिगेशन। मिटिगेशन का मैं मीनिंग आपको समझा चुकी हूँ कि किसी चीज का जो इफेक्ट है, ठीक है ना, उसको कम करने के लिए। मिटिगेशन इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड फॉर अंडरटेकिंग अ होलिस्टिक कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू एनी डिजास्टर सिचुएशन। एक पूरा कंप्लीट मतलब एक होलिस्टिक प्लानिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो प्लान की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो सेंटर स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है ना, और इमीडिएट एक्शन लिया जाए कभी भी जब भी डिजास्टर हो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इमीडिएट एक्शन, राइट। नाउ इसलिए लेकर आया गया है डीएमए, राइट। अब डीएमए का हम सेटअप देख लेते हैं कि क्या सेटअप है डीएमए का। देखिए, डीएमए 2005 प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। एंड डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है और डिस्ट्रिक्ट डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इसके चेयरमैन होते हैं। ये इनका सेटअप है। सब एक नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी है। इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है वो हम पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। अब देखिए, जिनकी भी डेथ कोविड-19 की वजह से हो रही थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट पे जो रीजन था वो कोविड-19 नहीं मेंशन किया जा रहा था, ठीक है ना। उनके डेथ सर्टिफिकेट पे रीजन कोविड-19 नहीं मेंशन किया जा रहा था। नाउ इसका रीजन ये कहा जा रहा है कि मे बी नंबर कम शो करना चाहते थे कि जो जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है वो नंबर ज्यादा नहीं है, या फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डाउट था कि क्या पता कॉम्पनसेशन देनी पड़ जाए, गॉड नोज। बट जो रीजन है डेथ सर्टिफिकेट में वो कोविड-19 नहीं लिखा जा रहा था, कुछ और रीजन लिखा जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए क्या कहा है, द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज डायरेक्टेड टू इशू सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस फॉर इशुएंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, उसको डायरेक्ट किया है कि आपको बहुत ही ईजी सिंप्लीफाइड, जो किसी को भी समझ में आ जाए, वो गाइडलाइंस इशू करनी है डेथ सर्टिफिकेट से रिलेटेड। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ मेंशन करना है कि अगर कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है तो आप वो मेंशन करोगे। गाइडलाइंस में ऑल्सो प्रोवाइड द रेमेडी टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिजीज हु डाई ड्यू टू कोविड-19 फॉर करेक्शन ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट। वो कहते हैं कि अब जो डेथ आगे होंगे उनके लिए तो ऑब्वियसली आप कोविड-19 रीजन मेंशन करोगे अगर कोविड-19 से डेथ हुई है। प्लस अथॉरिटी को क्या है कि जिन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स रॉन्ग है उनको करेक्ट करने के लिए कैसे करेक्ट करवा सकती हैं फैमिलीज, वो भी आप बताओगे, गाइडलाइंस इशू करोगे। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉज ऑफ डेथ मेंशन्ड इन द डेथ सर्टिफिकेट, मतलब अगर उनको पता है कि कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है, ठीक है, बट रीजन कुछ और मेंशन किया गया है, तो वो गलत है। आप गाइडलाइंस इशू करोगे कि जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं अब तक बन चुके हैं उसमें रीजन अगर गलत मेंशन किया हुआ है तो आप उसको करेक्ट करोगे। ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। मद्रास हाई कोर्ट के आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हुआ। उनके आगे ये क्वेश्चन रेज हुआ कि क्या किसी के पास राइट है, वेदर पीपल कुड एक्सरसाइज अ राइट नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड। क्या कोई राइट है, राइट नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है ना, अगेंस्ट कोविड-19 when such a refusal could lead to them being silent carriers of virus thereby transmitting it to others। वो कहते हैं कि उनकी खुद की, अगर एक कहता है मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी, उसके खुद को की लाइफ को तो रिस्क है ही है, बट वो साइलेंट कैरियर हो सकता है और वो दूसरों की राइट टू लाइफ, राइट टू लिव को भी वायलेट कर रहा है कहीं ना कहीं। उनको भी वो, मतलब जो पर्सन वैक्सीनेटेड नहीं है वो खुद तो रिस्क पर है ही है, बल्कि जो लोग उसके आसपास हैं या जो उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं उनको भी वो रिस्क में डाल रहा है। तो क्या ऐसी कोई राइट है, राइट नॉट टू गेट वैक्सीनेटेड? तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग हेजिटेट हो रहे हैं, स्टेट ने बोला कि कुछ लोग हेजिटेंट है टू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है ना। तो हमारे जजेस ने क्या कहा, वैक्सीनेशन इज नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ बट ऑल्सो इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ,
ठीक है ना। हम सिर्फ एक को नहीं बचा रहे हैं, बट सारे के सारे इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को बचाना है, तो वैक्सीनेशन लगवानी होगी, ठीक है ना। इट इज इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक health. They went on to state, when such a large interest of public health comes into play and it is possible that a person who has not taken the vaccine may not reveal any symptom but may still be a silent carrier, it is doubtful whether the right to refuse to take the vaccine can be exercised. वो कहते हैं कि क्योंकि सिर्फ रिस्क जो है, जो पर्सन नहीं वैक्सीन ले रहा है उसको ही नहीं रिस्क, वो पर्सन जो है वो एक साइलेंट कैरियर बन सकता है और किसी और की लाइफ ले सकता है। तो वो कहते हैं कि हम डाउट करते हैं कि राइट टू रिफ्यूज टू टेक वैक्सीन एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। द फर्स्ट डिवीजन बेंच डायरेक्टेड द स्टेट टू परसुएड, उन्होंने क्या कि प्यार से लोगों को अवेयर करो और ट्राई करो कि सब वैक्सीनेट हो जाए। परसुएड पीपल टू गेट इनोक्यूलेटेड, मतलब वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 बाय कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंप्स, ठीक है। लोगों को अवेयर कराओ कि क्यों वैक्सीनेशन जरूरी है, वैक्सीनेशन से क्यों डरना नहीं चाहिए, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने एक मेघालय हाईकोर्ट की जजमेंट को भी रेफर किया था जो कि इसी क्वेश्चन के ऊपर बात कर रही है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या वैक्सीनेशन को कंपलसरी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया किसके सामने, मेघालय हाई कोर्ट के सामने। क्यों आया हम पढ़ते हैं। इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस हाई कोर्ट दैट द स्टेट ऑफ मेघालय थ्रू वेरियस ऑर्डर्स ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर शॉपकीपर्स, वेंडर्स, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स एंड अदर्स टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड बिफोर दे कैन रिज्यूम देयर बिजनेस। तो एक नोटिफिकेशन, बहुत सारी नोटिफिकेशंस और ऑर्डर्स निकाले गए डिफरेंट डीसीज के थ्रू, जिसके अंदर मैंडेटरी कर दिया गया फॉर होम, फॉर वेंडर्स, शॉपकीपर्स, लोकल टैक्सी ड्राइवर्स के लिए कि आपको वैक्सीनेटेड होना जरूरी है रिज्यूम अपने बिजनेस पे वापस जाने के लिए। मतलब बेसिकली उन लोगों को मैंडेटरी कर दिया जिनके कॉन्टैक्ट में मैक्सिमम पीपल आते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या उठा, whether vaccination can at all be made mandatory and whether such mandatory action can adversely affect the right of a citizen to earn his or her livelihood is an issue which requires consideration, ठीक है ना। क्या वैक्सीनेशन को मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन उठा। और वो और जब वो जो एक्शन है ये मैंडेटरी करने का वैक्सीनेशन, वो आपकी राइट टू लाइवलीहुड में वो इफेक्ट करता हो, तो क्या कर सकते हैं, ये इस जजमेंट में कंसिडर किया गया है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है क्योंकि जो आर्टिकल 21 है हमारा, वो राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स विद इन इट राइट टू हेल्थ, राइट टू हेल्थ, ठीक है ना। और it also includes right to livelihood, ठीक है ना। ये दोनों राइट्स इंक्लूडेड है और ये भी हमारी फंडामेंटल राइट है। वो क्या कहते हैं कि फंडामेंटल राइट एक और है हमारी, वो क्या फंडामेंटल राइट है हमारी, वो है राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू हेल्थ केयर, ठीक है ना। और इसी के अंदर इंक्लूड होती है क्या चीज, इंक्लूड्स राइट टू गेट वैक्सीनेटेड, ठीक है ना। वैक्सीनेशन, राइट टू गेट वैक्सीनेटेड, राइट टू हेल्थ केयर में ही इंक्लूड होती है। तो हमारी राइट टू लाइफ जो है राइट टू हेल्थ इंक्लूड करती है, राइट टू लाइवलीहुड इंक्लूड करती है। अब उन्होंने कहा बिजनेस पे तभी वापस जा सकते हो जब आप वैक्सीनेटेड हो। तो क्या ये सही है, ठीक है। वो आपकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होते हो तो आप दूसरों को भी खतरा, आप दूसरों को भी रिस्क पर डाल रहे हो। बट एक चीज आपको जो नोट करनी है, एज हेल्ड इन ओल्गा टेलेस एंड अदर्स वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स, उसके अंदर हेल्ड किया गया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है ना। अब वो कहते हैं एनी एक्शन ऑफ द स्टेट विच इज एन एब्सोल्यूट डेरोगेशन ऑफ दिस बेसिक प्रिंसिपल इज स्क्वेयरली अफेक्टेड बाय आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है ना। वो कहते हैं कि अगर कोई एक्शन है जो राइट टू लाइवलीहुड को वायलेट करता है तो वो हमारी एक और फंडामेंटल राइट है जो है आर्टिकल 19(1)(g। वो क्या कहती है, वो हमें राइट देती है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी वायलेट होती है, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, तो क्या ये सही है जो डीसीज ने बोल दिया कि आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आप बिजनेस पे वापस नहीं जा सकते, क्या ये। तो हाईकोर्ट ने कहा कि देखो जो ये है कि आप इसको मैंडेटरी कर दो, इससे अच्छा, क्योंकि अगर आप मैंडेटरी करते हो तो फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो रही हैं। एक साइड तो ये है कि एक इंडिविजुअल की राइट इफेक्ट हो रही है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, दूसरे पर्सन की भी राइट टू लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो क्या किया जाए, तो इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स राइट
choice and liberty significantly more than affecting the general public as such, or for that matter the latter's interest being at stake because of the autonomous decision of an individual human being of choosing not to be vaccinated। ठीक है ना, तो यही कहने की कोशिश करें कि एक तरफ तो राइट टू लाइफ है एक पर्सन की, और दूसरी तरफ आप दूसरे पर्सन को भी रिस्क में डाल रहे हो, उसकी भी राइट कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है, तो क्या किया जाए। इट इज मोर अबाउट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल चॉइस एंड राइट ऑफ द पब्लिक हेल्थ एट लार्ज। ये देखिए, ये उन्होंने क्या कहा कि एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा किस चीज के अंदर, एक इंडिविजुअल की राइट के बीच में और पब्लिक हेल्थ एट लार्ज के बीच में। ठीक है ना, तो हाईकोर्ट ने कहा कि मैंडेटरी और फोर्सफुल वैक्सीनेशन डज नॉट फाइंड एनी फोर्स इन लॉ लीडिंग टू सच एक्ट्स बीइंग लायबल टू बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस अब इंश्यो। कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो मैंडेटरी और फोर्सफुल वैक्सीनेशन है ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये वॉइड अब इंश्यो मतलब ये नल एंड वॉइड है। ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, गवर्नमेंट को इन सच सिचुएशंस द अप्रोच टुवर्ड्स अफेक्टिंग एनी काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंज नीड्स टू बी अडेप्टिव इन नेचर, मीनिंग देयरबाय दैट द पीपल नीड टू बी मोबिलाइज्ड एंड कन्विंस्ड टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इंटरवेंशन फॉर ग्रेटर एक्सेप्टेंस अमंग द कम्युनिटीज। तो वो कहते हैं कि लोग जो है उनको कन्विंस करना चाहिए उनको। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई है, एक न्यू मिनिस्ट्री बनाई है। उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट आर कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स आर पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइजेस owned, controlled and run by and for their members to realize their common economic, social and cultural needs and aspirations। ठीक है ना, जो members रन करते हैं अपने वेलफेयर के लिए, टू रियलाइज कॉमन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड एस्पिरेशंस। फॉर एग्जांपल अमूल। ठीक है ना, तो अमूल जब स्टार्ट हुई थी, अमूल क्यों स्टार्ट हुई थी, बेसिकली जो फार्मर्स थे जो गाय पालते थे और दूध बेचते थे उनके पास कुछ बहुत कम पैसा आता था जब वो दूध बेचते थे। ठीक है ना, इवेंचुअली फार्मर्स ने क्या करना स्टार्ट किया, वो खुद ही दूध तो वो निकाल ही रहे थे, दूध तो उनके पास था, उन्होंने दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते थे वो मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट करे, मार्केटिंग भी खुद करनी स्टार्ट करी, एक कोऑपरेशन बनाई, सब इकट्ठा आए और मिलजुल के काम करना स्टार्ट किया, और आज अमूल जो है वो इंडिया में सबसे बेस्ट बना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट अनाउंस्ड फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। दिस मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री। ठीक है ना, तो ये एक लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेटिव्स। अगर मिलजुल कर काम करोगे तो फायदा होगा। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। इन इंडिया कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेथड ऑफ वर्किंग इन एमएसएमईज। ठीक है ना, तो एमएसएमईज भी जो एक जैसा काम कर रही हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर्स में जो लोग एक जैसा काम कर रहे हैं, अगर वो एक साथ आ जाएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। ठीक है, इन द मॉडल ईच मेंबर वर्क विद द स्पिरिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ईच मेंबर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द बिजनेस प्रोसेस। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका सहकार से समृद्धि, दैट इज प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेटिव। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। सो डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग होती है जब कोई मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली जो अपने गुड्स है वो सेलर को भेज रहे हैं। ठीक है, बीच में होलसेलर नहीं है। ठीक है, सेलर को डायरेक्टली सामान भेज रहे हैं और सेलर अपना आगे बेच रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर होते हैं, होलसेलर होते हैं जो बाकी सारे मल्टीपल सेलर्स को सामान भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे होलसेलर नहीं होता, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेलर को भेजते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग स्कीम। इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो होता है, ये घर से सामान बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे या अदर वेन्यूज दैट आर नॉट अ स्टोर। ठीक है ना, टपरवेयर हो गया आपका, वो ऐसे सामान, टपरवेयर हो गया, एम्बे हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। इवन आई थिंक ओरिफ्लेम, एवॉन, ये सब ऐसा ही करते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट ओरिफ्लेम, बट हाँ, इनकी यही स्कीम चलती है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेलर को भेज देता है, सेलर आगे बायर को दे देता है। व्हाट इज अ पिरामिड स्कीम? Pyramid scheme. A pyramid scheme is a sketchy and unsustainable business model where a few top level members recruit newer members. अब क्या होता है, ये हम सबको पता है, बहुत सारी स्कीम्स ऐसे चलती है ना। मान लीजिए तन्वी एमवे की मेंबर बन गई। ठीक है ना, तन्वी गई राहुल के पास कि राहुल, बहुत ही पैसा कमाने का मतलब ईजी तरीका है, तुम भी मेंबर बन जाओ एमवे के।
तो अब राहुल ने दिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ मेंबरशिप चार्जेस, तो उसमें से कुछ कमीशन मिलेगा तन्वी को, और तन्वी को मान लो मानव ने मेंबर बनाया था, मानव को किसी और ने, तो सबको थोड़ा थोड़ा कमीशन जाएगा, परसेंटेज ऑफ कमीशन जाएगा 10,000 में, एंड फाइनली जो एमवे है उनको तो जाएगा ही वो पैसे, ठीक है ना। तो ये वाला जो बिजनेस मॉडल है इसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। दोज मेंबर्स पे अपफ्रंट कॉस्ट अप द चेन टू दोज हु एनरोल्ड देम, ठीक है ना। आगे के आगे मेंबर बनाते जाओ, जितने मेंबर बनाओगे आप उतना पैसा कमा पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आर बैन फ्रॉम प्रमोटिंग पिरामिड स्कीम। जो पिरामिड स्कीम है ना कि तुम मेंबर बनाओ, आगे के आगे मेंबर बनाओ और तुम्हें कमीशन मिलेगा, वो बैन हो जाएंगी। मनी सर्कुलेशन स्कीम भी बैन हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर रेलेवेंट इंडियन लॉज एंड विद डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड टू गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, जो इनका एम मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोगस कंपनीज भी आ गई हैं इस बिजनेस के अंदर। उनको रोकने के लिए क्या किया जाएगा, उनको अब रजिस्टर करना होगा अपने आप को किस डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ, और उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। राइट, दीज कंपनी शुड हैव मिनिमम 1 फिजिकल लोकेशन एज रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट बना दी और लोगों को बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, और कुछ भी कोई फिजिकल लोकेशन पे कोई एड्रेस ही नहीं दिया हुआ कि अगर वो कुछ घपला कर दें, कुछ फ्रॉड कर दें, किसको पकड़ोगे आप, ठीक है। नाउ द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर एंड अ नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर कोऑर्डिनेशन विद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ये सारे इनको ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे अब, राइट। Companies are required to maintain proper and updated website with all the details of entity, contact information, price, product information, and grievance redressal mechanism for consumers. They should also issue proper identity cards and documents to its direct sellers along with KYC verification requirements. They will have to maintain the record of all direct sellers offering defective goods. ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा उनको। अपने डायरेक्ट सेलर्स को आइडेंटिटी कार्ड्स देने पड़ेंगे, उनका KYC वेरिफिकेशन होगा, मतलब उनकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके पास होगी, तभी कोई कंपनी का डायरेक्ट सेलर बन पाएगा। टू रेगुलेट डायरेक्ट सेलर्स, ड्राफ्ट रूल प्रपोजेस दैट सेलर्स विल नॉट विजिट कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस विदाउट आइडेंटिटी कार्ड एंड प्रायर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि डोर टू डोर जा रहे हैं और बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उनके अप्रूवल के जब वो हाँ बोलेंगे कि हाँ जी आ जाओ हमारे घर, तभी आप जा सकते हो। तो कुछ रूल्स लेके आए जा रहे हैं, ये ड्राफ्ट रूल्स हैं, अगर ये अप्रूव होते हैं तो ये सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनको। Supreme Court found it distressing, shocking and terrible that people were still booked and tried under Section 66A of the Information Technology Act, that is IT Act. अब Section 66A of जो Information Technology Act है वो 2015 के अंदर 2015 में through the judgment of Shreya Singhal which was authored by Justice Rohinton F. Nariman in March 2015, Section 66A of the IT Act was struck down. ठीक है ना, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। किसको, सेक्शन 66A को, ठीक है ना। तो फिर भी इसके अंदर अब एक जो सेक्शन है उसको क्रॉस आउट कर दिया गया है, फिर भी उसके अंदर केसेस फाइल हो रहे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी वो शॉक्ड हो गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये कैसे पता चला, सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ प्ली फाइल्ड बाय पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। अब नोटिस का मतलब क्या होता है, देखो यार ये बात भी समझ लो, मैं समझा देती हूँ तुम्हें आज। एक पिटिशनर होता है जो केस फाइल करते हैं, ठीक है ना। पिटिशनर ने केस फाइल किया, वो कोर्ट में जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये देखो ये है। तो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ कुछ इशू सच में है, ठीक है ना, इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, दूसरी पार्टी को बुलाने की ज़रूरत है, तो कोर्ट क्या करता है, नोटिस इशू कर देता है। नोटिस किसको इशू करता है, दूसरी पार्टी को, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्डेंट, जो रिस्पॉन्ड करते हैं पिटिशन को, रिस्पॉन्डेंट, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्डेंट को बुलाया जाता है कि हाँ भाई ये इशू है, क्या बताओ। तो जब नोटिस इशू हो जाता है इसका मतलब क्या है कि केस जो है वो आगे सुनवाई होगी, दूसरी पार्टी आएगी, वो अपनी साइड बताएगी, राइट। तो नोटिस कर दिया गया ड्यूरिंग द plea filed by People's Union for Civil Liberties. The plea pointed that even after 7 years of law being struck down, about 745 cases are still pending and active before district courts in 11 states, where accused persons are being prosecuted for offences in accordance with Section 66AI of IT Act. Even though ये cross out हो चुका है, वो active हैं, right? Plea was filed on the basis of data collected by Internet Freedom Foundation. एक foundation है, वो data collect कर रही थी, zombie foundation, मतलब जो crossed out फाउंडेशन नहीं, क्रॉस आउट सेक्शंस या आर्टिकल्स हैं उसके अंदर केसेस फाइल हो रहे हैं, उनके बारे में वो डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तब पता चला, राइट। तो हमारे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि जो बेयर एक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर लॉ लिखा होता है, उसके अंदर सेक्शन 66 जो है वो इन फुल ऐसा ही लिखा हुआ है, और फुट नोटिंग के अंदर जो नीचे फुट नोटिंग नहीं होती ऐसे करके, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये स्ट्रक डाउन हो चुका है। तो पुलिस को लगा कि अभी भी ये सेक्शन है, तो इसके अंदर वो केसेस फाइल कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेक्शन 66A हम देख लेते हैं क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का। 66A कहता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, पनिशमेंट अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज सेंड करता है कम्युनिकेशन सर्विसेज के थ्रू, एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मींस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, मोबाइल के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू, एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव और हैज मेनेंसिंग करेक्टर। मेनेंसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, थ्रेट। एनी इंफॉर्मेशन जो ऑफेंसिव है या फिर थ्रेटनिंग है, ठीक है। एनी इंफॉर्मेशन विच ही नोज टू बी फॉल्स, जो सेंड कर रहा है उसको पता है कि ये झूठ है, गलत है, फॉल्स है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग अनॉयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, एनिमिटी, हेट्रेड और इल विल, इंटेंशनली बाय मेकिंग यूज ऑफ सच कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस और एनी इलेक्ट्रॉनिक मेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज, मतलब ईमेल सेंड करते हैं, causing annoyance, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and with fine. ठीक है ना। For the purpose of this section, terms electronic mail and electronic mail message means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device, including attachment in text, image, audio, video. इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा था। बहुत बार आपने देखा होगा कि पिछले सालों में अगर कोई फेसबुक के ऊपर कोई भी या ट्विटर के ऊपर कुछ भी पोस्ट कर देते थे, उनको अरेस्ट कर दिया जाता था, ठीक है ना, कहा जाता था कि ऑफेंसिव मैसेजेस हैं, तो अब तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, राइट। तो वो इसी सेक्शन के अंदर किया जाता था। तो अब ये सेक्शन कोर्ट ने बोल दिया है कि ये बहुत ज़्यादा वेग है, इसकी वर्डिंग्स कुछ क्लियर कट नहीं कहा हुआ है कि कब ऑफेंस माना जाएगा। तो इसका इतना ज़्यादा वाइड मीनिंग है कि इसका मिसयूज होने लग गया है, तो इसको क्रॉस आउट कर दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। SC has struck down this provision on March 24, 2015. SC noted that provision as vague and arbitrary. हमने सेक्शन को पढ़ा, पर हम ये नहीं कह सकते थे कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें हुई तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा वेग सेक्शन था। कौन सी जजमेंट के थ्रू ये रिमूव किया गया? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट रिमूव किया गया। प्लीज़ ये नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आप लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ना चाहते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग दिस वन, आई हैव डन अ वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, इसकी स्टोरी भी मैंने शेयर करी हुई है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या कहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन 66A जो क्रॉस आउट हो चुका है उसके अंदर कैसे केसेस फाइल कर सकते हो आप, या पुलिस कैसे FIR फाइल कर रही है, एक्शन कैसे ले रहे हो आप लोगों के अगेंस्ट जब लॉ ही नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है? डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड UTs टू आस्क पुलिस स्टेशंस अंडर देयर जुरिसडिक्शन टू विड्रॉ FIRs रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर कोई भी FIR रजिस्टर करी गई है किसी भी स्टेट या UT में, वो विड्रॉ कर ली जाएगी, राइट, ये कहा गया है, फाइन। अब जस्टिस डिपार्टमेंट लॉन्चेस इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है? इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल क्या है? देखो, इसके अंदर एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है। क्यों लॉन्च की है? टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इम्प्रूव कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिजीम इन द कंट्री। अब जब कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है या किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो क्या देखते हैं? वन ऑफ द बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बट वन ऑफ द मेजर थिंग्स देखते हैं कि अगर वो किसी के साथ अग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड वो फॉलो नहीं करता है उस अग्रीमेंट को, या अगर कोई कंपनी के साथ फ्रॉड कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो कंट्री का लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ हैं वो कैसी हैं, कितने ड्यूरेशन में डिसीजन आ जाता है, कैसा लॉ, क्या लोग लॉ फॉलो करते हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें, तो जो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ठीक है ना, हमें पता ही है कि अगर कोर्ट के अंदर कोई चीज़ चैलेंज हो जाती है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और तो इसलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट
इन्फोर्समेंट की बात करें तो वो इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज हमारा जो डिसीजन होता है वो बहुत ज़्यादा डिलेड ही होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या एटलीस्ट रिड्यूस करने के लिए ये जो है पोर्टल ये लेकर आया गया है, ठीक है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। द पोर्टल इज इन्विजन्ड टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन pertaining to the legislative and policy reforms being undertaken on the enforcing contracts parameters। ठीक है, जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं वो अवेलेबल होंगे, अपडेटेड लॉज एंड अपडेटेड रूल्स, कि किसी को कहीं जाना ना पड़े, वो इस पोर्टल पे जाए और उनको पता चल जाए कि क्या लॉ है क्या नहीं, ठीक है ना, क्या रूल्स एप्लीकेबल हैं, ये किया जाएगा इस पोर्टल पे। द पोर्टल टू प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन कमर्शियल केसेस इन डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एंड कोलकाता। इस वेबसाइट पे केसेस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है ना, कमर्शियल कोर्ट्स के में जो केसेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो पोर्टल टू आल्सो प्रोवाइड एक्सेस टू रिपोजिटरी ऑफ कमर्शियल लॉज फॉर रेडी रेफरेंस, ठीक है ना, एक लाइब्रेरी टाइप का रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसके अंदर कमर्शियल लॉज से रिलेटेड रेफरेंस के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। Central government has extended tenure of नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत। अमिताभ कांत मैंने पहले भी याद करवाया था कि अमिताभ बच्चन से याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब अमिताभ बच्चन CEO हैं नीति आयोग के, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा अमिताभ कांत और अमिताभ बच्चन। और पुष्कर सिंह धमी टुक ओथ एज 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर जो है एक जगह है राजस्थान के अंदर, अब पुष्कर को वहाँ पे गर्मी लगने लग गई है तो वो कहाँ पर आ गए हैं, वो उत्तराखंड में आ गए हैं और उत्तराखंड में पहाड़ों में आकर वो वहाँ के CM बन गए हैं। ही इज़ द 11th चीफ मिनिस्टर। 11 जो है वो डोर जैसा है, ठीक है ना। अब वो जो पुष्कर हैं वो उत्तराखंड में एंटर कर गए हैं, ठीक है। पुष्कर सिंह धमी इज़ द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओके।